Hello students, तो welcome to new chapter of JEE and Physics, JEE and NEET which is Geometrical Optics। इसका दूसरा नाम रे ऑप्टिक्स भी है और ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है जेई और नीट के पेपर्स में। ओके ये चैप्टर का बेसिक्स क्लास 10th में हुआ है आप लोगों को। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला जो चैप्टर था ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के पहले वाला, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ओके वहां पे हुआ है, या फिर बोर्ड्स में इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लेंसेज वाला पार्ट जो है ना, स्टेट बोर्ड्स जो चैप्टर था स्टेट बोर्ड के अंदर। तो ये चैप्टर काफी सिंपल लगेगा आप लोगों को क्योंकि इसके बेसिक्स क्लास 10th में हुए हैं। मेरा सजेशन है कि वो एक बार जो क्लास 10 का बेसिक्स है वो एक बार लुकआउट कर लो तो ये चैप्टर समझने में और ज्यादा आसानी जाएगी। वैसे तो मैं पूरा बेसिक से समझाऊंगा ये चैप्टर। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर टॉपिक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक। ओके तो इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के वेरियस फिनोमिनन है ना, उसमें सबसे पहला फिनोमिनन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन। सो व्हाट डू वी मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? लाइट का रिफ्लेक्शन यानी क्या? लाइट का उसी मीडियम में वापस चले जाना जब वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराता है। ओके जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है लेट अस से। ओके रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हमेशा हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, उसके एक साइड में ऐसे डैश बना देते हैं, ठीक है। अब लाइट क्या किया, ऐसा रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ यहां पे इस पॉइंट पे। अब इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है। और इसको बोलेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब जहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां पे अपन ने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस था है ना, ये क्या था हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो हम लोगों ने रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एक परपेंडिकुलर डाला। ओके परपेंडिकुलर डाला, तो जो परपेंडिकुलर था हम लोगों ने उसको नॉर्मल कहा, नॉर्मल कहा, ठीक है। अब ये जो रे ऑफ लाइट है जैसे वो यहां से टकराया वो इसी मीडियम में वापस चला गया, इसी मीडियम में वापस चला गया। तो इस रे को हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहेंगे हम लोग इसको? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। समझ में? तो ये जो फेनोमेनन हुआ इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहां कुछ लॉज है, तो सबसे पहला लॉ ये है कि ये जो इंसिडेंट रे जो होता है ना, वो लॉ समझने से पहले, पहला लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझने से पहले हमको कुछ क्वांटिटीज डिफाइन करनी पड़ेंगी। ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल मेड बाय द incident ray with normal that is known as angle of incidence, and angle made by the reflected ray with the normal that is known as angle of reflection, ठीक है, क्लियर। तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ये पहला है। ओके ये पढ़ा है, बहुत सिंपल है ना तुम्हारे लिए, बहुत सिंपल इसलिए ज्यादा समय इस पे नहीं लगाएंगे। दूसरा लॉ क्या है कि जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है और नॉर्मल जो होती है, ये तीनों ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। सभी एक ही प्लेन में होते हैं। एक ही प्लेन का मतलब क्या है, ये लॉ में तुमको समझा देता हूं, थोड़ा सा डीप में जाएंगे हम लोग इसके लिए। सपोज इंसिडेंट रे इस प्लेन में आ रही है, मतलब ये हमारा जो मॉनिटर है या फिर ये जो हमारी स्क्रीन है ये हमारा प्लेन है, एक प्लेन है। तो इंसिडेंट रे अगर ये प्लेन में आएंगी तो नॉर्मल भी इसी प्लेन में रहेगा और जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगी ना वो भी उसी प्लेन में रहेगी, यानी इस मॉनिटर के सरफेस के अलॉन्ग रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे ऐसी आई और रिफ्लेक्टेड रे ऐसी निकल गई, या फिर इंसिडेंट रे ऐसी आई और रिफ्लेक्टेड रे ऐसी निकल गई। वो प्लेन नहीं बदलेगी, रिफ्लेक्टेड रे उसी प्लेन में रहेगी जिस प्लेन में नॉर्मल और इंसिडेंट रे है। समझा सबको? ओके तो ये दो लॉस थे किसके? रिफ्लेक्शन के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ ग्लांसिंग। ओके
तो एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ ग्लांसिंग का कंसेप्ट समझाता हूं। ये क्या था हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब ये जो है ये हमारा इंसिडेंट रे, ठीक है, और यहां पे हम लोगों ने बनाया नॉर्मल, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होता था, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होता था, तो ये रे हमारी सीधी ऐसी निकल जाती थी, है ना, सीधी निकल जाती थी, अनडेविएटेड पास हो जाती थी। लेकिन ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस आने की वजह से उसको ऐसा जाना पड़ा, ठीक है। यानी हम लोग ऐसा कह सकते क्या कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आने की वजह से वो रे इतना डेविएट हो गई, उसने अपना रास्ता बदल लिया, इतना रास्ता बदल लिया। सो दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन यानी कितने से उसने अपना रास्ता बदला। ओके, क्लियर। अब इसका इक्वेशन निकालना है अपने को। ये हमको मालूम है, ये I है, ये R है, तो हमको ये पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल I प्लस एंगल R प्लस एंगल डेल्टा दैट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डेल्टा दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल I माइनस एंगल R, बट एंगल R इज इक्वल टू एंगल I, तो देयरफॉर एंगल डेल्टा दैट इज 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स एंगल I, या फिर एंगल डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स एंगल R। ये 3 फॉर्मूलेज याद रखने हैं। दीज आर द 3 फॉर्मूलाज फॉर एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात, नया कंसेप्ट है एंगल ऑफ ग्लांसिंग। एंगल ऑफ ग्लांसिंग इज एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द सरफेस। ओके, इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल दैट वाज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे विद द सरफेस दैट इज एंगल ऑफ ग्लांसिंग डेल्टा। तो इसके लिए इक्वेशन क्या आएगा, हमको पता है ये 90 डिग्री है ना, नॉर्मल हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल I प्लस एंगल डेल्टा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल I। सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, डेल्टा यूज कर लिया मैंने, थीटा, इट शुड हैव बीन थीटा, है ना, यहाँ पे थीटा चाहिए था, थीटा डेल्टा नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी, इट इज थीटा। ओके, तो हम लोग लिखेंगे एंगल I प्लस एंगल थीटा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल I। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ ग्लांसिंग एंड दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर एंगल ऑफ डेविएशन। आसान कंसेप्ट है ना डेविएशन और एंगल ऑफ ग्लांसिंग का, हाँ। ओके, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर की बात आती है। मिरर के 2 प्रकार हम लोगों को पढ़ना है। ओके, ऑलरेडी हम लोग पढ़ भी चुके हैं 10th में। एक है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हमारा बात का टॉपिक है, अभी हमारा टॉपिक है प्लेन मिरर। ओके, प्लेन मिरर की खास बात क्या है, देखो सपोज ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर का एक साइड होता है पॉलिश्ड, जिस साइड में मैं ये डंडिया बना रहा हूं ना, ये होती है हमारी पॉलिश्ड साइड, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। तो ये जो दूसरी साइड हो गई ना, ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब देखो यहां पे सपोज एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पे एक इंसान है, ऑब्जेक्ट एक इंसान है, ठीक है। एक इंसान जो है u दूरी पे रखा है, जिसकी हाइट है h, ठीक है। तो अब इसकी इमेज बनेगी यहां पे, ओके, इसकी जो इमेज बनेगी वो यहां पे बनेगी, ठीक है। वो जो दूरी पे बनेगी उसको हम लोग बोलेंगे v, और उसकी जो हाइट रहेंगी उसको हम लोग बोलेंगे h डैश, ठीक है, क्लियर।
तो यहां पे मैं एक काम करूंगा, ये हमारा स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, u इज ऑलवेज नोन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना, और v इज ऑलवेज नोन एज इमेज डिस्टेंस, ठीक है। h इज ऑलवेज नोन एज ऑब्जेक्ट हाइट और h डैश इज ऑलवेज नोन एज इमेज हाइट, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर का। लेकिन इसके अंदर हमको क्या क्या बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात हम लोगों को जो यहां याद रखना है वो है कि u हमेशा v के इक्वल होता है, ओके। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा इमेज डिस्टेंस के इक्वल होते हैं, यानी जितने दूरी पे ऑब्जेक्ट है मिरर से उतने ही दूरी पे उसकी इमेज है मिरर से, ओके, मिरर से, ओके। सारे डिस्टेंसेस मेजर हो रहे हैं मिरर से, ठीक है। दूसरी खास बात, ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है वही इमेज की हाइट होती है। ऑब्जेक्ट साइज इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज साइज, या फिर ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज हाइट, या फिर इसको दूसरे तरीके से बोलते हैं इसका मैग्निफिकेशन +1 है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको एमसीक्यू के लिए याद रखना। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन ही हमेशा +1 होता है, +1, ओके। मैग्निफिकेशन का तुमने फॉर्मूला पढ़ा था। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, ओके, क्लियर? हाँ, समझ में आया? मैग्निफिकेशन +1, क्लियर? तीसरी और खास बात, इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड है इमेज, ओके। यानी इसका मतलब क्या है कि सपोज तुम मिरर है, यहां पे मिरर है और तुम यहां खड़े हो, अगर मेरे इस साइड में पेन है और इस साइड में पॉइंटर है, तो जो इमेज बनेगा उसके ये हाथ में पॉइंटर रहेगा और ये हाथ में पेन रहेगा, ओके। यानी इमेज के लेफ्ट हैंड में पेन है और ऑब्जेक्ट के राइट हैंड में पेन है ना। इधर ऑब्जेक्ट था और इधर इमेज था। अब तुमको कंसिडर करना पड़ा, मैं बनाऊंगा थोड़ी ना यहाँ पे खुद को, है ना। ऐसा तो मतलब मैं कोई इतना एनिमेशन पर सेवी नहीं हूँ, मैं इतना एनिमेशन यू कैन से टेक सेवी नहीं हूँ कि मैं एनिमेशन में कर लूंगा। अभी सिर्फ या इमेजिन करने का कोशिश करो कि जो चीज़ मेरे राइट हैंड में थी यहाँ पे, वो चीज़ मेरे लेफ्ट हैंड में हो गई यहाँ पे, ओके। तो इमेज जो है बाजू से सरक गई है, बाजू से, लैटरली बाजू से सरक गई है, उल्टा नहीं हुआ मैं, ओके। सो इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, क्लियर विद दिस, ओके। चौथा, इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके। इसका कंसेप्ट लेक्चर के एंड में समझाऊंगा, ये कंसेप्ट समझाता हूं। इरेक्ट इमेज क्या होता है? इरेक्ट यानी ऑब्जेक्ट का सिर ऊपर था और पैर नीचे थे, इमेज का भी सिर ऊपर रहेगा, पैर नीचे रहेंगे, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे ही इमेज रहेगा। अगर इमेज उल्टा हो गया है तो उसको हम लोग इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं, जो कि यहां नहीं बनता है, कभी नहीं बनेगा यहां पे। सो इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्लियर विद दिस? ध्यान में है सबको? वर्चुअल का मतलब दैट्स व्हाट आई सेड, वर्चुअल का मैं कंसेप्ट बाद में समझाऊंगा कि ये एक्चुअल रेस से नहीं बनता है, मतलब एक्चुअली इमेज जो है इंसिडेंट रेस के रिफ्लेक्टेड रेस के मिलने के वजह से इमेज नहीं बन रही है ये, तो इसलिए उसको वर्चुअल बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन मत लो, सिर्फ अभी याद रख लो। क्लियर है सबको? इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, आसान कंसेप्ट था, ओके। इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर ऑन रिफ्लेक्टेड रेस, यहां पे छोटे छोटे बिट्स बहुत है पढ़ने के लिए, छोटे छोटे पॉइंट्स है। अब ये देखो, ये कैसा टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर ऑन रिफ्लेक्टेड रे। अभी देखो, ये मिरर है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है ना, IR, यही रिफ्लेक्टेड रे है, RR, ठीक है, समझ में आया? अब क्योंकि ये नॉर्मल इंसिडेंस था, मतलब नॉर्मल से अगर इंसिडेंट रह गई तो नॉर्मल के रास्ते से वापस आएगी, ये हमको पता है। अब सपोज हमने क्या किया, इस मिरर को रोटेट कर दिया,
थ्रू एन एंगल थीटा। तो अगर हमने मिरर को रोटेट किया, ध्यान से सुनना, मिरर को रोटेट करने की वजह से उसका नॉर्मल भी उतने ही एंगल से रोटेट होगा। समझ में आया मैं क्या बोला? अगर मिरर रोटेट हुआ है तो उसका नॉर्मल भी उतने ही एंगल से रोटेट होगा, तो ये हो जाएगा नया नॉर्मल थीटा एंगल पे। अब तुम ध्यान दोगे ये ऑरेंज कलर के मिरर पे और ये व्हाइट कलर की इंसिडेंट रे पे। अब अगर ये इंसिडेंट रे है तो ये रिफ्लेक्टेड रे रहेगी। अब नवी वाली रिफ्लेक्टेड रे, न्यू रिफ्लेक्टेड रे बोलूंगा मैं इसको। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा रहेगा, क्योंकि अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो हमारी ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड रे ऐसी थी और हमारी न्यू रिफ्लेक्टेड रे यहां पे है। कितना एंगल बना? 2 थीटा का। यानी व्हेन मिरर इज रोटेटेड बाय थीटा, reflected ray is rotated by 2 थीटा। याद रखना, जब मिरर को थीटा से रोटेट करोगे तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट हो जाएगा। देख लो यहां पे, है ना? समझ में आया ना सबको? आसान कंसेप्ट था। ओके, नाउ इमेज फॉर्म बाय 2 इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स, है ना? अब देखो ये कंसेप्ट नया है तुम्हारे लिए। ये 2 प्लेन मिरर्स हैं जो कि इंक्लाइंड है। ये एक प्लेन मिरर है और ये दूसरा प्लेन मिरर है। दोनों के बीच में एंगल थीटा है। ठीक है, अब ये तुम देखते हो ना, तुम वो चेंजिंग रूम्स जो होते हैं मॉल्स के अंदर या कपड़ों के दुकानों के अंदर, जो चेंजिंग रूम्स होते हैं उसमें बहुत सारे मिरर्स होते हैं, और तुम जब उसमें चेंज करते हो तो तुम देखते हो तो कि तुमको तुम्हारी बहुत सारी इमेजेस दिख रही है। मिरर 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 ऐसा होता है ना, और बहुत सारी इमेजेस दिखती है। तो अभी हमारा वही कंसेप्ट है कि अगर एक ऑब्जेक्ट ये यहां पे रखा जाए, यहां पे कहीं पे तो ऑब्जेक्ट रखा जाए, तो उसकी कितनी इमेजेस बनेंगी? नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ओके, तो हम लोगों को इसका डेरिवेशन नहीं है, हम लोगों को इसका फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट है ये। तो इसका फॉर्मूला जो है ना वो कैसे याद रखना है? तो सबसे पहले कैलकुलेट 360 डिग्री बाय थीटा। सबसे पहले कैलकुलेट 360 डिग्री बाय थीटा, ये कैलकुलेट करो, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन द 2 मिरर्स। ठीक है, अब इसके पॉसिबिलिटी 2 है ना? इसके पॉसिबिलिटी 2 है। 360 बाय थीटा एक इवन इंटीजर आ रहा है, या 360 डिग्री बाय थीटा एक ऑड इंटीजर आ रहा है। ठीक है, अगर 360 डिग्री बाय थीटा एक इवन इंटीजर आ रहा है, ओके, 360 डिग्री बाय थीटा एक इवन इंटीजर आ रहा है, तो नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय थीटा -1, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल एंगल थीटा 30 डिग्री है, एग्जाम्पल 30 डिग्री, तो 360 बाई 30 12 आ रहा है, तो 12 इज एन इवन इंटीजर। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे? 360 बाई 30 मतलब 12 माइनस 1, दैट इज 11 इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। 11 इमेज बनेंगी उसकी। ओके, उस एक ऑब्जेक्ट की 11 इमेज बनेंगी इन मिरर्स में। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है, शॉर्टकट है। ओके, इसका डेरिवेशन नहीं है अपने सिलेबस में। ठीक है, अब इसमें आप दूसरा, सपोज ये ऑड इंटीजर आया, तो इसके अंदर भी 2 केसेस हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड asymmetrically. Okay, clear with this? Object is placed symmetrically and object is placed asymmetrically. Symmetrically मतलब उसके एंगल बाइसेक्टर पे ऑब्जेक्ट है, एंगल बाइसेक्टर पे, उसको बोलेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली। ये सब गिवन रहेगा प्रॉब्लम में, टेंशन मत लो। ओके, तो इस केस में क्या होगा? अगर ऑब्जेक्ट जो है ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, कैसा प्लेस्ड है? सिमेट्रिकली,
तो नंबर ऑफ इमेजेस, ये सब लिखते चल रहे हैं ना, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई थीटा -1, और असिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई थीटा। अब अगर कुछ गिवन नहीं है, आंसर तुम्हारा ऑड आया और कुछ गिवन नहीं है, तो इट इज ऑलवेज अंडरस्टूड इट इज प्लेस्ड असिमेट्रिकली, इट इज अंडरस्टूड। ओके, अगर कुछ गिवन नहीं है तो इट इज कंसिडर्ड, इट इज अंडरस्टूड कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड असिमेट्रिकली। डायरेक्ट आंसर 360 डिग्री बाई थीटा लगा लेना है। ठीक है, समझ आया सबको? सिंपल कंसेप्ट था। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। इमेज फॉर्म बाय थिक प्लेन मिरर। हाँ, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब इस पे एक ही एमसीक्यू बनता है बस, दैट्स इट। ओके, लेकिन ये कंसेप्ट समझ के लेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बहुत सारे बुक्स में दिया हुआ है ना। देखो कॉन्सेप्ट क्या है। अब मुझे एक बात बताओ, तुम एक ग्लास के सामने खड़े हो, ग्लास के सामने, तो तुमको ग्लास के पीछे की बहुत सारी चीजें दिखेंगी, पूरी चीजें दिखेंगी। ओके, और वो चीजें जो तुमको दिख रही है वो फेनोमेनन का नाम है रिफ्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से वो सारी इमेजेस दिख रही है तुमको। क्लियर? बट एट द सेम टाइम तुम खुद को भी देख पाओगे, हल्का इमेज दिखेगा तुमको खुद को तुम्हारा, और वो हो रहा है रिफ्लेक्शन की वजह से। किसकी वजह से? रिफ्लेक्शन की वजह से। लेकिन तुमको तुम्हारी जो इमेज दिखेगी ग्लास के अंदर, ग्लास यानी कौन सा ग्लास बोल रहा हूं मैं? ग्लास, मैं मिरर नहीं बात कर रहा हूं, मैं मिरर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ग्लास की बात कर रहा हूं। इमेजिन करो ऐसा ग्लास रखा है, तो ग्लास के पीछे की सारी चीजें तुमको दिखेगी, इट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन तुम जो खुद उस ग्लास के सामने खड़े हो, तो तुमको तुम्हारी भी इमेज दिखेगी, एकदम एकदम चकाचौंध नहीं दिखेगी, लेकिन दिखेगी, वो होगा रिफ्लेक्शन की वजह से। सो दिस फेनोमेनन इज नोन एज पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन। ओके, हाँ, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हम लोग एक थंब रूल लेके चलेंगे कि 90% ऑफ द रे आर रिफ्रैक्टेड एंड 10% ऑफ द रेज आर रिफ्लेक्टेड। ये थंब रूल लेके चलेंगे। मेजॉरिटी पोर्शन रिफ्रैक्ट होता है, मिनिमम पोर्शन रिफ्लेक्ट होता है, ये बात ध्यान में रखना। ओके, क्लियर? तो अभी देखो, ये एक थिक प्लेन मिरर है, ठीक है, थिक प्लेन मिरर है, और यहां पे एक सोर्स ऑफ लाइट है या ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट आया, ठीक है, ये नॉर्मल है ना। अब इसमें रिफ्रैक्शन का बेसिक यूज हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान में रखना। रिफ्रैक्शन तुमने पढ़ा है क्लास 10 में, दैट्स व्हाट, इसलिए मैंने तुमको बोला एक बार वो रिवाइज कर लेना। तो थोड़ा सा रे रिफ्रैक्ट होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, फिर ये होगा, और थोड़ा सा रिफ्रैक्ट होगा, तो यहां बनेगी तुम्हारी पहली इमेज, इसकी वजह से, इन रेज की वजह से। फिर यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा, वापस थोड़ा सा रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ऐसा करके ऐसा चलता रहेगा। ये दूसरी इमेज, ये तीसरी इमेज, ठीक है, एंड सो ऑन, ये ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, अब हमको ये प्रूफ करना है कि जो सेकेंड इमेज है ना, दिस इज द ब्राइटेस्ट इमेज। ठीक है, रूल क्या यूज रख रहे हैं हम लोग यहां पे, थंब रूल क्या यूज कर रहे हैं कि 90% ऑफ द रेज आर रिफ्रैक्टेड एंड 10% ऑफ द रेज आर रिफ्लेक्टेड। ठीक है, चलो यहां पे कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका देखेंगे हम लोग कैलकुलेशन। सपोज ये 100% रेज आई यहां से 100%, तो ये 10% यहां पे आएंगी और ये 90% रहेंगी। ठीक है, अब ये 90% है, ये साइड जो है एक मिरर के जैसे एक्ट करेगा, लेट अस से मिरर के जैसे, थिक मिरर के जैसे, थिक प्लेन मिरर के जैसे एक्ट कर रहा है ना, थिक प्लेन मिरर है, तो ये भी 90% रहेगा, क्योंकि मिरर तो जितना है उतनी पूरी रेज आगे बढ़ा देता है। तो ये 90% है, तो ये 90%। अब 90% का 10% रिफ्लेक्ट होगा और 90% रिफ्रैक्ट होगा, तो 90% का 90% रिफ्रैक्ट हुआ, मतलब ये हो गया 81%। 81% बाहर आया।
और इसका 10% रिफ्लेक्ट होगा यहां पे, 10% रिफ्लेक्शन होगा यहां पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका 10% यानी 9% यहां से रिफ्लेक्ट होगा। फिर ये रिफ्लेक्ट हुआ 9%, यहां से 9 का 9% यहां से आएगा, क्योंकि ये तो प्लेन मिरर के है, ये प्लेन मिरर है ना। अब 9% का 90% रिफ्लेक्ट होगा, 90%, 9% का 90% इज 8.1% और 0.9% रिफ्लेक्ट होगा। यानी पहली इमेज की इंटेंसिटी 10% है 100% के कंपैरिजन में, दूसरी इमेज की 81% है और तीसरी इमेज की 8.1% है। सो हम लोगों ने कंक्लूड किया कि सेकेंड इमेज इज ऑलवेज द ब्राइटेस्ट इमेज। हमेशा जो दूसरी इमेज होती है ना वो ब्राइटेस्ट इमेज होती है। समझ आया सबको यहां तक? हाँ, क्लियर है? सो ये था हमारा आज का टॉपिक। इतने कंसेप्ट्स आपको याद रखने हैं आज के टॉपिक में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के और टॉपिक्स याद करेंगे, समझेंगे, सॉरी याद नहीं करेंगे, समझेंगे, विच आर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ मिरर, है ना, और ऐसे सारे रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, है ना, ये सारे कंसेप्ट्स पढ़ेंगे हम लोग। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।